बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अल्हम्दुलिल्लाह 12वें लेक्चर के साथ मैं आप लोगों के सामने आज हाजिर हूँ। और अब तक आपने ये देखा कि चीज़ें इस तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ कि मैंने एल्कीन की नेमिंग आपको करवा दी थी, उसके बाद उसकी जो भी प्रिपरेशंस बनती हैं वो सारी आप लोगों को करवा दी थी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन वाला टॉपिक डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। तो ज़रा आप इसको देखिएगा, तरीक़ेकार क्या है। देखें, लास्ट टाइम मैंने आपको जो वीडियो थी OC11 जो थी, ये OC12 है, तो उसमें मैं आप लोगों को ये बताया था कि हमारे पास जो एल्कीन्स होते हैं इसमें सारे सिंगल बॉन्ड हैं। ऐसे कंपाउंड जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड हो वो सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और जब सारे सिग्मा बॉन्ड हो तो ऐसा ऐसा कंपाउंड जो वो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है और उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा होता है। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा, जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो हम ये कहेंगे कि इस किस्म का कंपाउंड सैचुरेटेड बिहेवियर रखता है। एल्कीन हालांकि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन इसके बावजूद भी ये दो तरह के रिएक्शन देता है। उसमें सबसे पहला रिएक्शन जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो ज़रा यहाँ देखिएगा, कंबस्शन का। एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो कि हम एल्कीन और एल्काइन में भी देख रहे होंगे, कंबस्शन का। मेरी बात हमेशा आपने याद रखनी है कि बेटा, पहली बात यहाँ पे एक ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि कंबस्शन ना दो तरह की होती है। एक होती है आपके पास कंप्लीट कंबस्शन, ठीक है, और एक होती है आपके पास इनकम्प्लीट कंबस्शन, ठीक है। कंप्लीट कंबस्शन और इनकम्प्लीट कंबस्शन। इनकम्प्लीट कंबस्शन में क्या होता है, आपके पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है। लिमिटेड सप्लाई होती है किस चीज़ की? ऑक्सीजन की, ऑफ ऑक्सीजन। जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड नहीं होती, यहाँ पे आपके पास एक्सेस ऑफ सप्लाई होता है ऑक्सीजन का। तो एक बात आपने याद रखनी है, जब आपके पास कंप्लीट कंबस्शन होगी किसी भी हाइड्रोकार्बन की, तो उसके प्रोडक्ट बनकर आते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सही है, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कंप्लीट कंबस्शन ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन। आई रिपीट, हाइड्रोकार्बन। और इसी तरीके से इनकम्प्लीट कंबस्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं बेटा, वो होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, और साथ में कुछ अमाउंट में कार्बन भी फॉर्म हो रहा होता है। सही है, तो ये हमारे पास एक तो बेसिक ओवरव्यू आ गया कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबस्शन क्या होती है। मैं आप लोगों से जिस चीज़ के हवाले से बात करूंगा वो है कंप्लीट कंबस्शन, यानी उसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे? उसके प्रोडक्ट्स होंगे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आप यहाँ पे देखें, मैं आपके पास दो तरह के हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन जो कि एल्केन है वो करवा के दिखाता हूँ। लेट्स से एक आ गया CH4, ये आपके पास प्योर हाइड्रोकार्बन है, और ये आ गया C2H6, ये भी प्योर हाइड्रोकार्बन है। इसकी कंबस्शन करनी है, यानी इसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से हमने क्या करवा दिया? ट्रीट करवा दिया, ठीक है। ये आ गया आपके पास फ्री ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न कर रहे हैं। इसके साथ भी यही सीन है, फ्री ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न कर रहे हैं, मीथेन और इथेन को। मैंने आपको अभी क्या बताया, हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन होगी तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होगा। हाइड्रोकार्बन है, रिगार्डलेस ऑफ बैलेंसिंग, मैं जस्ट उठा के ये लिख रहा हूँ कि ये हाइड्रोकार्बन है, कंबस्शन हो रही है। जस्ट मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। एक काम यहाँ पे कर लेते हैं, अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना भी ज़रूरी है। यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पे एक ही रहने दिया। 4 हाइड्रोजन है, अगर यहाँ पे 2 लिख दिया जाए तो ये इक्वेशन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब राइट हैंड साइड पे 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 लिख के ऑक्सीजन को भी क्या करवा लिया? बैलेंस करवा लिया। इस इक्वेशन को बैलेंस करने यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2। 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अगर मैं 3 लिख दूँ, 3 × 2 = 6, ऑक्सीजन बैलेंस हो, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब राइट हैंड साइड पे 7 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से 7/2, ये इक्वेशन क्या हो गई बेटा? बैलेंस हो गई। अच्छा, एक छोटी सी बात और जो मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ, आप वो ज़रा देखिएगा। मैं ये जो 7/2 लिखा हुआ है, अक्सर बाज़ात बच्चों को इसमें इशू आ रहा होता है, तो मैं ये वाला पर्टिकुलर हिस्सा इरेज करके एक छोटी सी बात आप लोगों को ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ।
आप लोग ज़रा यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको बेटा, कि जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, ये हाइड्रोकार्बन लिखा, और उसकी कंबस्शन हो, तो उसके प्रोडक्ट्स क्या बनकर आते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनकर आ रहे होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट से यहाँ लिखा हुआ है x, यहाँ लिखा हुआ है y, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा क्या, x प्लस वाई अपॉन 4, ठीक हो गया। यहाँ आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा y अपॉन 2। ये क्या है, ये बेटा एक इक्वेशन है फॉर, जनरलाइज इक्वेशन है फॉर द कंबस्शन ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन। दिस इज द जनरलाइज इक्वेशन फॉर द कंबस्शन ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन। अब सर इसको ज़रा समझाएं कि यहाँ पे बात क्या हो रही है। तो आप यहाँ देखिएगा, लेट से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये इक्वेशन असल में इसी तर्ज पे बैलेंस हुई हुई है। तवज्जो दीजिएगा बेटा, इस C2H6 में x की वैल्यू क्या है, इस x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है 2, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 6, ठीक है। x प्लस वाई अपॉन 4, x की जगह पे क्या रखा 2, y की जगह पे रखा 6 अपॉन 4। अच्छा जी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बना 2, ये बना 3। तो फर्दर आगे ये फ्रैक्शन किस तरीके से बढ़ा, ये हो गया बेटा आपके पास 2 प्लस 3 अपॉन 2। एलसीएम जब इसका लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये बना 4 प्लस 3 अपॉन 2, एंड डैट इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 2। ये चेक करें, ये नंबर डायरेक्टली आ गया। अच्छा, आप यू माइट बी थिंकिंग सर बजाय इसके कि हम ये वाली इक्वेशन याद करें, हम डायरेक्ट बैलेंस ना कर लें। तो बेटा ये जो इक्वेशन लिखी है ना, ये बड़े हाइड्रोकार्बन को बैलेंस करने के लिए, बड़े हाइड्रोकार्बन जब आ जाएं तो वहाँ पे बैलेंसिंग के लिए ये आप यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट कि ये इक्वेशन इसी से सॉल्व हुई है। ज़रा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x, यहाँ क्या लिखा हुआ है x की वैल्यू क्या है 2, ये चेक करो। यहाँ क्या लिखा है y अपॉन 2, y की वैल्यू क्या है 6 डिवाइड बाई 2, 3 आ गया। तो ये वाली इक्वेशन इसी हिसाब से बैलेंस हुई। हालांकि अगर मैं यहीं पे बात रोक देता तो ये वाला कॉन्सेप्ट ना भी बताता तब भी बात ठीक थी, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इक्वेशन इसी हिसाब से बैलेंस हुई हुई है, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, क्योंकि हमारे पास एल्केन जो है वो कैसा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो सबसे प्रोमिनेंट बात होती है वो ये कि वो कौन सा रिएक्शन दे रहे होते हैं, वो रिएक्शन दे रहे होते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके पास क्या है, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन की। अब मैं यहाँ पे सेकंड केमिकल रिएक्शन है ये एल्केन का, हेलोजिनेशन। पहले मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये हेलोजिनेशन होती क्या है इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, और उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और लगे हाथों इसका मैकेनिज्म भी कर लेंगे, ठीक है। ज़रा देखिएगा बेटा, ये आपके पास CH4 है, मीथेन, और आपने इसका रिएक्शन करवाया क्लोरीन से, क्लोरीन से करवाया। ये रिएक्शन उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप सनलाइट प्रोवाइड ना कर दें। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। सनलाइट आप प्रोवाइड ना कर दें। अच्छा, इसको ज़रा देखिएगा बेटा, ये मैं अभी मिटा दूंगा, ये रेफ़र करूँ बस अपनी बात को समझाने के लिए। इस कार्बन पे 4 जगहों पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, देखो 4 जगहों पे क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। अगर लेट से ये क्लोरीन यहाँ पर आए, कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4, चारों तो बनाए में, चारों तो बनाए में। तो कार्बन को अगर इस क्लोरीन से बॉन्ड हटाने तो इस हाइड्रोजन में से, इन 4 में से कोई एक हाइड्रोजन हटेगा तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा कोई। यानी होगा क्या, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन ये वाला भी अपनी जगह रहा, ये अपनी जगह रहा, ये अपनी जगह, इस हाइड्रोजन की जगह आके क्लोरीन लग गया। यानी
एक हाइड्रोजन हटा, उसकी जगह क्लोरीन आया, यानी रिप्लेस कर दिया क्लोरीन ने किसको, हाइड्रोजन को। रिप्लेस कर दिया किसने, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को, और इसी रिप्लेसमेंट को सब्स्टिट्यूशन कह रहे होते हैं। तो एल्केन में कौन सा रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन, यानी ये CH4 जब Cl2 से मिलेगा तो एक हाइड्रोजन हटा यानी CH3 बन गया, और उसकी जगह आके क्या मिल गया, क्लोरीन मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला और यहाँ वाला एक क्लोरीन मिलकर क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। ये रिएक्शन अभी स्टॉप नहीं हुआ, ये रिएक्शन उस वक्त तक चलता रहता है जब तक सारे हाइड्रोजन हट ना जाएं और इसकी जगह सारे क्या ना आके लग जाएं, क्लोरीन ना आके लग जाए। तो यही चीज़ CH3Cl दोबारा किससे मिल जाएगी, क्लोरीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और बेटा ये एक हाइड्रोजन और हटेगा और एक और क्लोरीन आके लग जाएगा। ठीक, और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, HCl। इसी तरीके से यही प्रोडक्ट आपने दोबारा उठाया, CH2Cl2, इसका रिएक्शन दोबारा क्लोरीन से हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आपके पास हाइड्रोजन हट गया, उसकी जगह क्लोरीन आता गया। देखो हाइड्रोजन कम करते जाओ, क्लोरीन बढ़ाते जाओ, और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बन गया, HCl। और लास्ट में क्या होगा, जब आपके पास CHCl3 का रिएक्शन फाइनली क्लोरीन से होगा तो अब की बार ये बना लेगा CCl4 और साथ में HCl। अब ये रिएक्शन आके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे क्या हुआ, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। एक या एक हाइड्रोजन एटम का रिप्लेस हो जाना हैलोजन एटम से। क्या ये हैलोजन एटम है, बिल्कुल, ग्रुप 7A का मेंबर ही तो है ये। ठीक है, तो एक या एक हाइड्रोजन एटम की जगह पर हैलोजन एटम का आकर लग जाना सनलाइट की मौजूदगी में, इसको क्या कह रहे होते हैं, हैलोजिनेशन कह रहे होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन बनेगी बेटा, आप ज़रा यहाँ देखिएगा, इसकी डेफिनेशन बनेगी द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय halogen atoms in the presence of sunlight, अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सनलाइट ही हो, कोई अल्ट्रावायलेट मतलब आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट भी आप यूज़ करके ये रिएक्शन प्रोसीड करवा सकते हैं। आपको याद होगा कि मिस्टर बीन के जो कार्टून थे जिसमें उसने तरबूज उगाया था, तो वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया था कि आर्टिफिशियल लाइट यूज़ करना शुरू कर दी थी उसने, जिसकी वजह से प्लांट अपनी फूड तेज़ी से ग्रो कर रहा था। खैर, तो द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय हैलोजन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज़ कॉल्ड हैलोजिनेशन। तो बेटा हैलोजिनेशन का मतलब क्या बना, हैलोजिनेशन का मतलब बना एक या एक से ज़्यादा हैलोजन की जगह पे, हाइड्रोजन की जगह पे किसका आके लग जाना है। देखो हाइड्रोजन हट रहा है, हैलोजन आके लगता चला जा रहा है। ये अच्छा, ये हिस्सा मैं ज़रा अभी इरेज कर रहा हूँ, ये हिस्सा मैं इरेज करके यहाँ पे एक छोटी सी बात आप लोगों को बताने लगा हूँ, ज़रा देखिएगा। यहाँ पे ज़रा देखिएगा हुआ क्या, एक्चुअली हुआ ये कि कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए थे। जब हमने इसको क्लोरीन से गुजारा तो अब एक हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आ गया, बाकी सारे हाइड्रोजन एज इट इज़। फिर जब दूसरी बार क्लोरीन से गुजरा तो यही हुआ था। मैं आपको सिर्फ ये डेफिनेशन और बेहतर अंदाज से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, अब की बार दूसरे हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गया और एक क्लोरीन पहले वाला एज इट इज़। फिर इसी तरीके से जब आपने इसको दोबारा क्लोरीन से गुजारा था तो अब की बार क्या हुआ, कार्बन के तीसरी जगह पे भी क्या आके लग गया, Cl, बाकी दो Cl पहले से मौजूद थे। और लास्टली क्या होगा, लास्टली जब आप इसको दोबारा क्लोरीन से गुजारोगे, अच्छा ये रफ वर्क सॉर्ट ऑफ है, ठीक है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। तो कार्बन के चारों जगह पे आके आपने देखा CCl4 बन गया था,
तो ये देखो CCl4 बन गया। सही है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ज़रा यहाँ पे देखो, इसका नाम है बेटा मीथेन। इसका नाम क्या है? मीथेन। इसका नाम क्या है? क्लोरोमीथेन। क्या? क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन लगा हुआ है, मिथ मतलब एक कार्बन, और सिंगल बॉन्ड की वजह से एन आ गया, क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या होगा? दो क्लोरीन है, डाई क्लोरोमीथेन। तो आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या लिख दिया? डाई क्लोरोमीथेन। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? ट्राईक्लोरोमीथेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं, ट्राईक्लोरोमीथेन आ गया। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरोमीथेन। और प्लीज़ पता चले यहाँ मीथेन लिखा हुआ है तो आप CH4 ढूंढने खड़े हो जाएं। मीथ का मतलब एक कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, टेट्रा क्लोरो यानी 4 क्लोरीन लगे हुए हैं। अच्छा, इसी ट्राईक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म का नाम भी दिया जा रहा होता है, जो एनेस्थेटिक पर्पसेस में यूज़ हो रहा होता था। अब एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे मुझे आप लोगों को बतानी है, वो है हैलोजिनेशन का मैकेनिज़्म, जो पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप ज़रा यहाँ पे देखिएगा, मैं ये वाला पॉइंट ज़रा कवर करने चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, ओ वाह, मैं अब आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूँ बेटा मैकेनिज़्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूँ। यानी सवाल ये था, सनलाइट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, तो उसका जवाब आपको देने लगा हूँ। ज़रा यहाँ देखिएगा, ये आपके पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और क्लोरीन का मॉलिक्यूल, अच्छा आपने लेट से एक जार है, उस जार के अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, एक Cl2 और एक CH4 है, लेकिन मसला ये रिएक्शन नहीं कर रहे। जैसे ही आपने इसके ऊपर सनलाइट को एक्सपोज किया, यहाँ पे मैंने लिखा सनलाइट, अब हुआ क्या देखो, क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान ये बॉन्ड बना हुआ है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए एनर्जी। जब सनलाइट आकर इस बॉन्ड पर पड़ेगी तो सनलाइट के पास इतनी एनर्जी होती है कि क्लोरीन और क्लोरीन एटम के दरमियान बना हुआ बॉन्ड तोड़ दे। अच्छा, इसको ज़रा और डिटेल में देखो, ये क्लोरीन इस तरीके से दो क्लोरीन के दरमियान एक इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, ऐसा ही है। जब सनलाइट आके पड़ेगी और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला क्लोरीन अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से चला गया, क्योंकि दो इस तरह के क्लोरीन बने, यहाँ पे लिखा 2Cl। यहाँ से असल कहानी शुरू हुई। अब असल कहानी यहाँ से कैसे शुरू हुई, अब आप इसको ज़रा समझेगा। बेटा हुआ क्या, जब सनलाइट आके पड़ी तो मैं अभी जो एक डायग्राम बनाई थी, मुझे उसकी दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें, ये दो क्लोरीन थे, जब सनलाइट आके पड़ी तो हुआ क्या, दोनों क्लोरीन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से चले गए और बॉन्ड भी टूट गया। बॉन्ड टूटने को कह रहा हूँ मैं फिजन, और ऐसी फिजन या ऐसा बॉन्ड का टूटना जिसमें दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएं, इस तरह की फिजन को कहते हैं होमोलिटिक फिजन। ये कौन सी फिजन हुई? होमोलिटिक फिजन। अच्छा, आप यहाँ पे नोटिस करें, ये एरो का एक हेड है, एक तो इस तरीके से होता, एरो के दो हेड हैं, एक ही सिंगल हेड है। सिंगल हेड शो कर रहा है कि इस लाइन में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, दोनों क्लोरीन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले गए। और जब दोनों क्लोरीन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, इस तरह की फिजन को क्या कहते हैं? होमोलिटिक फिजन। और इसके नतीजे में क्लोरीन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, और एक ऐसी स्पीशी जिस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसको कहते हैं रेडिकल। ये क्या बनकर आ गया बेटा? क्लोरीन का फ्री रेडिकल।
फ्री रेडिकल यूँ इस तरीके से है बिल्कुल कि आप यूँ समझें कि भाई सुकून से क्लोरीन बैठा हुआ है और वो किसी को तंग नहीं कर रहा, अचानक से उस पर सनलाइट ला के मार दी, जिसकी वजह से उसका बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब वो गुस्से में आ गया। फ्री रेडिकल जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो चुका है। तो मैं सबसे पहले तो एक बात यहाँ पे लिख दूँ, ये हिस्सा मैं मिटाने लगा हूँ और यहाँ पे अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जी फ्री रेडिकल की डेफिनेशन क्या होती है। फ्री रेडिकल की डेफिनेशन होती है एक ऐसी स्पीशी जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, स्पीशी कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक ऐसी स्पीशी जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्लोरीन का, उसको फ्री रेडिकल कह रहे होते हैं। उस वक्त हुआ क्या, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना। उसी बॉक्स में क्या मौजूद था, मीथेन। इस मीथेन के ऊपर जाके क्लोरीन के फ्री रेडिकल ने अटैक किया और जब इसने अटैक किया तो ये वहाँ से हाइड्रोजन को लेकर रवाना हो गया, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर क्या बन गया, रेडिकल। पहले क्लोरीन की हटी हुई थी, अब कार्बन की हट गई। ये क्या बनकर आ गया, यानी जैसे ही सनलाइट आके पड़ी तो इस क्लोरीन के ऊपर आ गया पिंपल, दाना निकल आया। ये दाने वाले क्लोरीन को क्या कह रहे हैं, फ्री रेडिकल कह रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, दाना निकलते तो गुस्सा आता है। ये शायद इसको शादी में जाना होगा, जब भी इसके दाना निकल रहा है। होता यही है, जब काम, किसी ज़रूरी काम से जाना है ना, किसी से मिलने जाना है, सबसे पहले दाना आ जाएगा इधर। तो यहाँ पे भी इसको दाना निकला है। अब आप यहाँ देखें, अब मिथाइल रेडिकल ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। अब ये मिथाइल रेडिकल जाके दूसरे क्लोरीन से बोलेगा तुम मेरे को ये क्लोरीन दो। तो ये मिथाइल रेडिकल जब इसको बोलेगा क्लोरीन मुझे दो, तो बोलेगा तुम ले, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH3Cl। अब इस क्लोरीन को गुस्सा आ गया, यानी ये रेडिकल बन गया। देखो लास्ट में ये रेडिकल फॉर्म हुआ, यानी ये दोबारा इस पर अटैक कर देगा। तो रिएक्शन जो वो कंटिन्यूसली चल रहा है, वो इसी वजह से चल रहा है। ये बता रहा है कि रिएक्शन जो है अब इसकी वजह से रिएक्शन ट्रिगर्ड हो गया। अब ये रिएक्शन उसी वक्त जाके रुकेगा जब सारे हाइड्रोजन हट ना जाएं और सारे क्लोरीन आके लग ना जाएं। अच्छा, रिएक्शन शुरू क्यों हुआ, इस वजह से। तो रिएक्शन का इनिशिएशन पॉइंट ये था, ठीक है। फिर रिएक्शन की जो चेन चल रही थी वो इन वजह से थी। तो ये जो दो हैं ये प्रोपगेशन के पॉइंट्स हैं। और